हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम एक नया अध्याय में पिछले अध्याय में मैंने आप लोगों को कोशिका के बारे में बताया था। तो जी हाँ, आज हम कोशिका से आगे ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक कहने का अर्थ होता क्या है, यह किस प्रकार का बना होता है, जंतु और पादप में क्या अंतर होता है और इसकी संरचना किस प्रकार से रहती है। ये जंतु और पादप में बने होने पर भी अपने प्रभाव से अलग अलग किस प्रकार होते हैं, इनमें भिन्नताएं क्या पाई जाती है और इनके अनुसार से इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊतक किसे कहते हैं। ऊतक कहने का अर्थ होता है जैसे अमीबा में उत्सर्जन, ठीक है, और पैरामीशियम, ठीक, यूग्लिना, ये सभी क्रियाएं एक कोशिका के द्वारा होती हैं। मतलब एक कोशिका में पूर्ण हो जाती है। लेकिन इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पेड़ पौधे और मनुष्य ये बहुकोशिकीय जीव है। इनमें पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं जटिल होती है और इन क्रियाओं को पूरा करने के लिए बहुत सी कोशिकाओं सम्मिलित होती है। ठीक, तो जैसे कि पत्ती के एपिडर्मिस जो वृक्काकार की होती है, स्टोमेटा जिससे जल की हानि होती है या ऑक्सीजन का क्या होता है, संवहन होता है। तो प्रत्येक विशेष कार्य कोशिका के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। मतलब अलग अलग कार्य करने के लिए कोशिकाओं का समूह अलग अलग तरीके से होता है। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसका विशेष कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। मतलब एक समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है उसे हम ऊतक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधों में फ्लोएम और जाइलम। जंतुओं की अगर शरीर की बात करूं तो जंतुओं में पाचन, उत्सर्जन और परिवहन, ठीक है। मानव में तीनों चीजें होती है और सभी जटिल कोशिकाओं द्वारा होती है जो ऊतकों के समूह द्वारा होता है। मतलब कोशिकाओं का समूह ही है जो ऊतक के रूप में क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। अतः ये बहुकोशिका जीवों में श्रम कोशिका के होते हैं। अब यदि मैं पौधों और जंतुओं में अलग अलग तरह के ऊतक होते हैं, जंतु में अलग होते हैं और पादप में अलग होते हैं क्योंकि कोशिकाएं अलग होती हैं, क्योंकि इनकी संरचना और कार्य भी अलग अलग होते हैं। अतः अगर इसकी संरचना और कार्य अलग अलग होते हैं तो इसकी क्रिया विधि भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ऊतक पौधों की संरचनात्मक शक्ति प्रदान करती है। कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऊतकों के अध्ययन की, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। जी हाँ, इसमें पहला ऊतक आता है इपिथेलियम ऊतक, दूसरा आता है संयोजी ऊतक और तीसरा आता है जिसे कहते हैं हम पेशी ऊतक और चौथा आता है तंत्रिका ऊतक। इपिथेलियम ऊतक, यह ऊतक जंतु के बाह्य शरीर और शरीर के अंदर स्थित अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। जैसे कि इसकी ऊपरी परत में हम देखते हैं, ठीक है, आहार नाल में पाया जाता है, रक्त वाहिनियों के ऊपर पाया जाता है और ये फेफड़ों की ऊपर सतह और एल्वियोलाई पर भी पाया जाता है। किडनी में, हमारे किडनी के अंदर, ठीक है, ये ऊतक कोशिकाओं का समूह है। तो इपिथेलियल ऊतक कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या शरीर से बाहर निकलता है वह इन ऊतकों से होकर गुजरता है और वो शरीर से बाहर या अंदर आता है। इसमें अगर सल्की इपिथेलियम को देखें तो आर्टरी जैसे हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं उसमें
ये रक्त वाहिनी अंदर लाइनिंग जैसी संरचना बना रहता है, जिसके अनुसार से ये सिंपल एक इपिथीलियम परत का विस्तार करता है रेक्टम में, जो ऊतकों की चपटी इपिथीलियम ऊतकों की क्या होती है, समूह होते हैं। इनको सरल इपिथीलियम ऊतक भी कहते हैं। ये बहुत सी पतली और चपटी होती है, पहले बताया कि पतली चपटी होती है, और ये स्तरित सल्की इपिथीलियम ऊतक की बात करें तो ऊपर इपिथीलियम और नीचे फाइब्रोब्लास्ट की सतह होती है। ये ऊतक कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, और त्वचा की इपिथीलियम कोशिकाएं कटने या फटने से आंत के भीतर स्तर में स्तंभाकार इपिथीलियम ऊतक होता है, जो कोशिकाएं, ठीक है, पाई जाती, स्तंभाकार आंत में पाई जाती। ये अवशोषण और श्रावण में सहायता प्रदान करती हैं। ये कोशिकाएं अवरोध को पार करने में भी सहायता प्रदान करती हैं। और श्वास नली, जिसे हम लोग लैरिक्स कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है, तो ये ट्रेकिया वाले भाग जो लैरिक्स के नीचे पाया जाता है, यहाँ पर सीलिया ऊतक की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, पक्षाम गति करते हैं, तथा ये इनकी गति श्लेष्मा को स्थानांतरित करके साफ करने की सहायता करता है। अब आता है घनाकार इपिथीलियम। घनाकार जो है वो भी हमारे कोशिका प्रायः लार ग्रंथि के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो कि एपिथेलियम ऊतक की ही सतह पर पदार्थों के स्राव कर सकती है। दूसरा आता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कहने का अर्थ होता है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। हमारा रक्त क्या है, संयोजी तरल ऊतक कहते हैं इसे। ये आपस में कम से कम जुड़ी होती है, और ये अंतरकोश की अधात्री यानी मैट्रिक्स जो द्रव पाया जाता है में धसी हुई होती है। यह अधात्री जैसी जेली, तरल और सघन तथा कठोर होती है। प्लाज्मा जो रक्त में पाया जाता है, ठीक है, ये रक्त प्लाज्मा या लाल रक्त जिसे रेड ब्लड सेल आरबीसी कहते हैं, WBCS जिसे वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स, सभी रक्त के समूह के प्रकार हैं। अलग अलग रक्त में तो अलग ABC रहता है, लेकिन और रक्त के अगर इसके भागों को देखें तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, लिफोसाइट और सोनोसाइट आदि जो शरीर में रक्त में परिवहन में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं, और इन्हीं के द्वारा रक्त का क्या होता है, परिवहन होता है। अस्थि संयोजी ऊतक मतलब अस्थि में एक प्रकार के संयोजी ऊतक पाया जाता है जो अस्थियों को जोड़ता है। अस्थियां मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है, ढांचा एक आकार देती है अस्थि। तो अस्थि संयोजी ऊतक मजबूत और क्या होता है, कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी हुई होती है, जो कि कैल्शियम तथा किसकी फास्फोरस की बनी होती है। स्नायु संयोजी ऊतक, ये दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु नामक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है। यह ऊतक बहुत लचीली तथा मजबूत होती है। कंडरा मतलब में भी, ठीक है, संयोजी ऊतक मांसपेशियों अस्थियों से जोड़ता है, और यह मजबूत तथा लचीलेपन रेशेदार ऊतक होते हैं।
जिसे टेंडन कहते हैं। अब उपास्थि की अगर बात करूं, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, यह भी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। इसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान पाया जाता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन तथा शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। कान, नाक, श्वास नली। एरियोलर संयोजी ऊतक, यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थियों मज्जा बोन मैरो में पाया जाता है। यह ऊतक अंगों के भीतरी खाली स्थान को भरता है और ऊतक की मरम्मत में भी सहायता करता है। वसा में एडिपोज, जिसे टिश्यू कहते हैं, यह ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक भागों में वसा का संग्रह करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी रहती है। वसा के कारण यह ऊष्मी कुचालक का कार्य करता है। पेशी ऊतक या पेशी रेशा लंबी कोशिकाओं का बना होता है। इन ऊतकों की सहायता से ही जंतु गति करते हैं। पेशी में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसके संकुचन और प्रसार से ही गति होती है। ऐच्छिक पेशी, हाथ पैर में पाई जाने वाली पेशियां जो हम अपनी इच्छा के आवश्यकतानुसार गति करा सकते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी, ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंग की बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती है। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इन पेशी ऊतकों की कोशिका लंबी, बेलनाकार, शाखित और बहनी में होती है। क्रमाकुंचन, रक्त नलिका या प्रसार या संकुचन, शीतलन, आहार नाल में भोजन का प्रवाह, रक्त नलिका का प्रकाश एवं संकुचन आदि गतियों में हम संचालित नहीं कर सकते, अतः न गतियां प्रारंभ कर सकते, इन्हें बंद भी नहीं कर सकते। आँख की पलक, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, फेफड़ों की श्वास नली, ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। उन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। तो अनैच्छिक पेशियों की अगर मैं बात करूं तो अनैच्छिक पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, बल्कि स्वयं क्रमाकुंचन गति के द्वारा क्रियाशील होता है। हमारा हृदय जीवन भर लयबद्ध होकर क्रम प्रसार और संकुचन करता है, जिसे कार्डियक पेशियों का बना होता है, जिसे कार्डियक मसल्स या पेशी कहते हैं। कि संकुचन और शीतलन से रक्त का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं। ये पेशी कोशिकाएं जो रहती हैं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। अब आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक कोशिकाओं न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन केंद्रक
कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म उसके अंदर होता है। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र है। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? शाखाएं पाई जाती हैं। इन्हीं शाखाओं के आधार पर क्या करती है? अगले तंत्रिका तंत्र से जुड़ती है। और ये जुड़ने की प्रक्रिया के द्वारा ही न्यूरॉन का एक और भाग एक्सॉन कहलाता है, जो बीच में बेसल के जैसे होता है। ठीक, और इसके ये प्रवर्ध जो पाए जाते हैं उसी को डेंड्राइट्स कहते हैं, जिससे क्या होता है? ये अगले न्यूरॉन से जुड़ता है। ये लगभग 1 मीटर लंबी होती है। अब बात करते हैं हम पादप की। तो पादप अर्थात मुख्यतः 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक में हम पढ़ेंगे विभज्योतक ऊतक, ठीक, जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और दूसरा स्थायी ऊतक, जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। विभज्योतक ऊतक, जिसे प्रविभाज्य ऊतक भी कहते हैं, ये वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ऊतक जहाँ पर विभाजन होता है, जैसे शीर्ष, पार्श्व और इंटर, अंतःवृष्टि जिसे कहते हैं, उन क्षेत्रों पर ये पाए जाते हैं। ये ऊतकों का समूह है जिनमें विभाजन होता है, जिसके कारण आकार या लंबाई में पौधे की क्या होती है? वृद्धि होती है। और सिंहस्थ होता है, ये सबसे एपिकल वाला, सबसे ऊपर शीर्ष पर पाया जाता है। आइए चित्र के माध्यम से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। अंतःविष्ट जो सबसे निचले और आंतरिक संरचना में होती है। अगर एपिकल को देखें, सिंहस्थ को, तो वो सबसे ऊपर रहता है। और फिर अंतःविष्ट जो आंतरिक में पाया जाता है। तो एपिकल की बात करूं तो ये जड़ और तनों की वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। लेटरल यानी पार्श्व विभज्योतक ऊतक ये भी होती है। अब इनकी संरचना के अनुसार से, जैसे दीपक और पवन दोनों सनड्रॉप फूल पर हैं, तो आवाज़ सुनकर पहचान कर खुशबू को भी पहचान करना, मतलब हमारी तंत्रिका तंत्र है वो भी इसी प्रकार से कार्य करती है। तो जैसे कि मैं बात करूं, ठीक है, कि हम किसी की सुगंध ले रहे हैं पुष्प की, तो जीवों द्वारा उसके पर्यावरण में आने वाले परिवर्तनों की पहचान करना उद्दीपन कहलाता है। परिवर्तनों के अनुसार दी गई प्रतिक्रिया अनुक्रिया कहलाती है। अर्थात आग को छूने से क्या होता है? जलता है हमें, ठीक है, जलन महसूस होती है आग से। ये उद्दीपन है और ये हमारी अनुक्रिया है। अनुक्रिया या उद्दीपन ये दोनों निर्भर करते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र पर, जो ऊतकों के समूह से मिलकर बना होता है। ये पूर्णतः तंत्रिका तंत्र है जो हमारे शरीर पर फैले हुए रहते हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां स्पर्श, ध्वनि, गंध, स्वाद और दृष्टि ये कार्य करती हैं। और इन्हीं से हम चीज़ों को पहचानते हैं, इन्हीं से उत्तेजना आती है और उन्हीं उत्तेजनाओं के उद्दीपन क्या होता है और अनुकूल प्रतिक्रिया देने की क्षमता हम रखते हैं। तंत्रिका ऊतक, मुख्य तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं होती हैं। ये तीनों तंत्रिका ऊतक के मुख्य भाग होते हैं। शरीर की सभी कोशिकाओं का ये क्या करती है? क्रियाओं का नियंत्रण करती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। क्रियात्मक इकाई इसे कहते हैं। जब भी इनका न्यूरॉन नीचे वाला भाग जो किसी भी चीज को नियंत्रण करने का कार्य करता है, तो विभिन्न उद्दीपनों को प्राप्त कर संचालित करता है।
ये कोशिकाएं सेल बॉडी होते हैं जिस पर डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। नीचे बेसल बॉडी को क्या कहते हैं, मैंने बताया था, एक्सॉन कहते हैं। इसके तारे आकार और मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग में केंद्रक आता है और उसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। और इस कोशिका द्रव्य में छोटी शाखाएं वाली प्रवर्ध भी पाए जाते हैं। एक लंबा प्रवर्ध तंत्रिका सिरा कहलाता है। नीचे वाला भाग, ऊपर वाला डेंड्राइट कहलाता है। बीच सेल बॉडी और एक्सॉन जो तंत्रिका से दूसरी ऊर्जा को लेकर बेसल बॉडी से होते हुए तंत्रिका सिरा तक पहुंचता है और वही तंत्रिका सिरा दूसरे के न्यूरॉन से जुड़ता है, डेंड्राइट से। और इस तरीके से आवेग एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में जाता है। दोनों के जुड़ने वाले स्थान को सिनेप्सिस कहते हैं, जिसमें एसिटिलीन कोलिन नामक द्रव कार्य करता है। आवेगों का प्रवाह इनकी सूचनाओं के प्रवाह को प्रदर्शित करता है और इन्हीं के द्वारा इनका प्रवाह होता है। न्यूरॉन बहुध्रुवी होता है। ये द्विध्रुवी भी होता है और एक ध्रुवी भी होता है, परंतु एक ध्रुवी जो एक ही रहता है, द्विध्रुवी में दो रहते हैं। लेकिन अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, बहुध्रुवी था, यानी दो या दो से अधिक रहती है। ध्रुवी में सिर्फ दो ही रहते हैं, एक्सॉन एक डेंड्राइट, और कोशिकाएं सिर्फ एक एक्सॉन पाया जाता है। तो इस तरीके से इसे तीन प्रकार भी हम कह सकते हैं। और इसके एक्सॉन में संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका रेशा ही मिलकर तंत्रिका का क्या करता है, निर्माण करता है, जिससे उद्दीपना को ग्रहण करते हैं और संवेदना जाहिर करते हैं। मतलब हम जैसे किसी चीज़ को छूते हैं, हमें वो अगर गर्म लगता है, हम अपने हाथ को वापस खींच लेते हैं। इस क्रिया को हम प्रतिवर्ती चाप भी कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के मेरुरज्जु वाले भाग से नियंत्रित होता है। ये संदेश लाना ले जाना ये तंत्रिकाएं कार्य करती है, जिसमें पेशी ऊतक सम्मिलित होती है। संवेदना लेकर जाती है संवेदी तंत्रिका तंत्र, संवेदना लेकर आती है उसे प्रेरक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इस तरीके से ये हमारी इच्छा के अनुसार अनैच्छिक क्रिया भी प्रदर्शित करता है। तो उद्दीपन के कारण ही हम गति कर पाते हैं या जीव गति करते हैं। तो तंत्रिका और पेशी ऊतकों के क्रियात्मक संयोजन सभी जंतुओं में मौलिक रूप से पाया जाता है। तो अब आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोगों के गृह कार्य है। इन गृह कार्य को लिखकर आपको रखना है।
आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो आप ये गृह कार्य लिखकर आज का दिनांक डालकर अपनी कॉपी में रखेंगे, और अगर कोई समस्या होती, किसी को समझ में नहीं आता है, तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।